एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 6 के इतिहास यानी कि हमारे अतीत का अध्याय 1। और अध्याय 1 को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि इस अध्याय में यानी कि इस किताब को कैसे प्रयोग करें। तो इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में तुम्हारा परिचय यानी कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको उसमें इसमें जो भी एक नाम दिया हुआ है उसको हम अपने आप को उसके जगह पे मान के चलेंगे। तुम्हारा परिचय एक बालक या बालिका द्वारा कराया गया है और प्रत्येक अध्याय के कई विभागों में बांटा गया है। कई विभाग यानी कि उसके सब पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स हैं और इन विभागों को पढ़ने और आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत करें। यानी कि कहने का यह मतलब है कि सिर्फ आप इस चैप्टर को पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बजाय इसको समझें और फिर उसके बाद जाएं। कुछ अध्यायों में कुछ परिभाषा दी गई है जो कि इस तरह के बॉक्स में दिया होगा। कुछ अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है। स्रोत मतलब सोर्स। स्रोत का इस तरीके से ये इस कलर में दिखाया गया है। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। स्रोत वो चीज़ होते हैं जिसके आधार पर कोई इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। हमारे बहुत सारे स्रोत चित्रों के रूप में हैं। प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी है। तुम्हें कुछ अध्यायों में मानचित्र भी मिलेंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय में बताए गए स्थानों को ढूंढो। यानी कि जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें इस जगह को ढूंढे और तो वहाँ पे उस जगह को ढूंढना है उस मानचित्र में, ना कि उसको ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाना है। कुछ अध्यायों में बॉक्स के रूप में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि इस तरीके से अतिरिक्त जानकारी और अन्यत्र। साथ ही ये उपयोगी शब्द इस तरीके से भी दिया होगा बॉक्स में। प्रत्येक अध्याय में के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। तुम अपने पाठ में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हो उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही थी इसका एक झलक दिखाने के लिए इसे दिया गया है। कई कई अन्यत्र का भाग किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में तुम्हें उपयोगी शब्दों की एक सूची मिलेगी। उपयोगी शब्दों की यह तुम्हें पाठ में आए महत्वपूर्ण विषयों को फिर से याद दिलाएगी। प्रत्येक अध्याय के पीछे तिथियों की एक सूची दी गई है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। प्रत्येक अध्याय में पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न तथा गतिविधियां दी गई है। पढ़ते समय इन पर थोड़ा वक्त लगाना, ठीक है। एक छोटा सा भाग है कल्पना करो। अब क्या है यहाँ पे कि अतीत में जाकर उस समय के जीवन की जायजा लेने की बातों की कल्पना करना है। यहाँ पे आओ याद करें। यानी कि प्रत्येक अध्याय के अंत में 3 तरह के कार्यों की सूची दी गई है। आओ याद करें यानी कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवीजन, और आओ चर्चा करें, इसमें भी वही है, डिस्कशन करना है और करके देखें, इसको करना है। इस तरह तुम्हारे पढ़ने, देखने, सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है। हमें पूरी आशा है कि तुम्हें इसमें बहुत खुशी मिलेगी। तो आइए हम शुरू करें। पहला अध्याय, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, यानी कि क्या घटित हुई, कब यह घटना हुई, कहाँ हुई और किस तरीके से इसका प्रोसेस क्या था। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जो है ना हम इसके बारे में जानेंगे। अब रसीदा यहाँ पे कहा गया है, लेकिन यहाँ पे है तुम जो है ना अपने आप को मान सकते हो। इसके चाहे आप जो भी हैं आप अपने आप को यहाँ पे माने। जैसे यहाँ पे कह रहा है रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। आप मान लीजिए कि आप अखबार पढ़ रहे हैं और अचानक आपको एक ऐसा खबर
आपके सामने एक ऐसी खबर आई, सुर्खी आई 100 साल पहले या 800 साल पहले, तो अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमें कल की बातों को जानने के लिए अखबार हम पढ़ रहे हैं, तो ये 100 साल पहले की बातें इन्हें कैसे पता चला। तो देखिए कैसे पता लगाएं, कल क्या हुआ था, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, रेडियो सुन सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हो या टेलीविज़न देख सकते हो। लेकिन अगर पिछले साल क्या हुआ था तो इसको जानने के लिए आप ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे पिछले साल की बातें याद हो, या फिर हम पिछले साल के अखबार को या पिछले साल के जो घटनाओं की पत्रिका आती है उसको हम देख सकते हैं, यानी कि जिसको मैगज़ीन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मैगज़ीन को आप देख सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अब इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले प्रश्न के माध्यम से खोजेंगे, इस प्रश्न का भी उत्तर। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब देखो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे। अतीत मतलब बीता हुआ समय, जो बीते हुए विभिन्न मानव के विकास के विभिन्न स्तर के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वही अतीत कहलाता है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि अतीत में पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक किसे कहा जाता है, शिकारियों को। आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों। शिल्पकार किसे कहते हैं, जो पत्थर से पे विभिन्न कारीगर करके उन्हें आकार देते हैं, जैसे मूर्तियाँ, मनके इत्यादि बनाते हैं। कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि इस समय बच्चे, यानी कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाए थे। अब हमने ये चीज़ देख लिया, अब आगे फिर से एक प्रश्न आया कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। आइए देखते हैं इस मानचित्र में नर्मदा नदी कहाँ है। इसमें ये देखिए, यहाँ पे आपको ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ कि कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर रह रहे थे लोग। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख पहले से इस नदी के तट का मतलब इसी नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में लोग रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक किसे कहते हैं, तो संग्राहक मतलब जो विभिन्न प्रकार के खाने वाली चीज़ों का संग्रह करते हो, यानी कि उसको इकट्ठा करने वाले होते हैं, उसे संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा यानी कि संपत्ति से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब यहाँ पे फिर से एक काम आपके लिए दिया हुआ है कि अब क्या करना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, ये किरथर पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से क्या जुड़ी हुई बात है कि यहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। यानी कि अब अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई, तो गेहूं और जौ कहाँ उपजाई गई, तो सुलेमान पहाड़ी क्षेत्र में और किरथर पहाड़ी के क्षेत्रों में।
उन्होंने भेड़, बकरी और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में, अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ। ये गारो की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ है विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था। अब यहाँ यही वह जगह था विंध्य के उत्तर में, यानी कि विंध्य पर्वत यह है, विंध्य पर्वत यहाँ है और इस क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती करने का प्रमाण मिला है। अब आगे की बात हम करते हैं। अब सिंधु और उसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो अब देखिए आप यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब इस क्षेत्र में यहाँ पे ये देखिए, ये सिंधु नदी है, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम और ब्यास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती है कि जो एक छोटी दूरी की सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब अगला है, आगे क्या कह रहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी की बात करें तो गंगा और इसकी सहायक नदी यानी सोन। तो गंगा नदी आप देख रहे हो कि ये इधर से ये इस तरीके से यह आई है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये है सोन, यानी कि सोन नदी है जो कि यहाँ से अलग हुई है। अब यहाँ पे क्या हुई थी, घटना हुई थी, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में बिहार है, यहाँ पे मगध यानी कि इस क्षेत्र में मगध राज्य था जो कि बहुत शक्तिशाली राज्य था। यहीं पे यहाँ के राजा, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये मानचित्र एक जो है ना, मानचित्र एक में ये अभी जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल है, ये भूटान। उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये पाकिस्तान, और ये काबुल का क्षेत्र है यहाँ पे, यानी कि अफगानिस्तान है। और फिर उसके बाद इधर ये हो गया श्रीलंका। तो अब ये कह रहा है कि इसको दर्शाता है दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप से छोटा है। महाद्वीप बहुत बड़ा होता है लेकिन ये विशाल है और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटा होता है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब आगे की बात हम देखते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप समझ गए, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा व्यापारी कभी काफिला मतलब होता है समूह, एक बहुत बड़ी जो टीम होती है, बहुत बड़ा जो दल होता है उसको काफिला कहते हैं। तो व्यापारी के एक बहुत बड़ी टीम जो होती है उसको काफिला हम कहते हैं। तो
व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश, यानी कि कुछ लोग नए और अलग स्थान को खोजने की तलाश में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। अब प्रश्न यह आता है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से मानचित्र 1। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और इधर की अगर बात करें तो गारो पहाड़ियाँ हैं, इसी के पास गारो खासी और खासी इधर है, जयंतिया इधर है। और उसके बाद इधर की अगर बात करें तो ये हिमालय पर्वत है, ये सुलेमान पहाड़ी है, काबुल नदी है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से उपमहाद्वीप के सीमाओं का निर्धारण कर रहा है, यानी कि सीमाएं दिखा रहा है कि यहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के आवागमन, यानी कि आवागमन का मतलब क्या होता है, आने और जाने ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध यानी कि विकसित किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने का मतलब क्या होता है कि पत्थर को काट छाट करके उसे एक आकार देना, उसे एक शक्ल देना, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब यहाँ पे जानते हैं देश का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस यानी सिंधु। अब ईरान और यूनान आप एटलस में देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस कहा, यानी कि हिंदोस या इंदोस कहा। और इस नदी के पूरब में जो क्षेत्र था उसे इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, और जिसका उल्लेख संस्कृत के आरंभिक जो रचना थी ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी, तो उसमें मिलता है भारत के बारे में जिक्र, और भारतों का प्रदेश, इसलिए ये भारत कहलाया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।